नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज इस बात के कुछ और सबूत मिले हैं कि अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या सिर्फ इसलिए की गई थी क्योंकि उमेश ने नूपुर शर्मा के सपोर्ट में एक मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया था। आज इस बात के भी प्रूफ मिले हैं कि अमरावती में नूपुर शर्मा को सपोर्ट करने के कारण कई और लोगों को भी धमकियां दी गई थी। जिसने भी नूपुर शर्मा के सपोर्ट में व्हाट्सएप स्टेटस लगाया या नूपुर शर्मा के सपोर्ट में फेसबुक पर कोई पोस्ट लिखा या फिर किसी मैसेज को व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड किया, अमरावती में ऐसे सारे लोगों के फोन पर धमकी भरे बेइंतहा कॉल्स आए। चौंकाने वाली बात यह कि अमरावती पुलिस ने इन सारी धमकियों को हल्के में लिया। शिकायत के बावजूद धमकी देने वालों पर एक्शन नहीं लिया। उमेश कोल्हे को भी पहले धमकी दी गई और 21 जून को उमेश कोल्हे का गला रेत कर दिया गया। अब जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं, पुलिस के रोल पर सवाल उठाते हैं। पुलिस ने उमेश कोल्हे के कातिलों को पकड़ लिया था, लेकिन पुलिस ने इस बात को कई दिन तक दबाए रखा कि उमेश कोल्हे की हत्या नूपुर शर्मा का सपोर्ट करने के कारण की गई। पुलिस लगातार इसे हत्या का एक रूटीन केस बताती रही। पुलिस के इनएक्शन का इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला सबूत यह है कि उमेश कोल्हे की हत्या से 2 हफ्ते पहले अमरावती में कई ऐसे लोगों को धमकी भरे कॉल्स आने शुरू हो गए थे जो सोशल मीडिया पर नूपुर शर्मा का सपोर्ट कर रहे थे। इन लोगों को धमकाकर उनसे माफी के वीडियो बनवाए जा रहे थे और आपको हैरानी होगी, माफी के वीडियो वायरल किए जा रहे थे, लेकिन अमरावती की पुलिस ने इसकी गंभीरता को नहीं समझा या फिर जानबूझकर इसे गंभीरता से नहीं लिया। और मैं ये सारी बातें सिर्फ बयानों के आधार पर नहीं कह रहा हूं, ये सुनी सुनाई बातें नहीं है। मैंने जो आपको बताया इसके सबूत मेरे पास हैं। धमकी भरे फोन कॉल्स का रिकॉर्डिंग है। जिन लोगों को माफी मांगने पर मजबूर किया गया, धमकाकर उनके वीडियोस बनाए गए, इसके वीडियोस मेरे पास हैं। ये सारे सबूत आज मैं आपको दिखाऊंगा। जिस शख्स ने धमकी दी, धमकी देकर वीडियो बनवाए, उस शख्स को भी हमारे संवाददाता ने ढूंढ निकाला और उस शख्स अपनी सफाई में क्या कहता है यह भी आपको पूरी तरह सुनवाऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या की जो जांच शुरू हुई थी उसकी बात आज कहां तक पहुंची। उमेश कोल्हे के कातिलों और कत्ल की साजिश रचने वाले 7 आरोपियों ने अदालत से 4 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया है। ये सभी आरोपी अब एनआईए की कस्टडी में हैं। सभी आरोपियों को 8 जुलाई तक मुंबई के एनआईए कोर्ट में पेश किया जाना है। अब एनआईए इन लोगों से उमेश कोल्हे के कत्ल की सारी कहानी उगलवाएगी। अमरावती पुलिस ने तो कुछ 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। 2 आरोपी तो हत्या के 48 घंटे के भीतर पकड़ लिए गए थे, लेकिन पुलिस को उमेश की हत्या के 10 दिन बाद तक यह पता नहीं लगा कि उमेश की हत्या की वजह क्या थी। गला काटने की धमकी और भी लोगों को दी गई थी। उमेश की हत्या से 10 दिन पहले दी गई थी। सारे सबूत पब्लिक डोमेन में थे। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि पुलिस ये समझ ही नहीं पाई कि उमेश कोल्हे की हत्या का नूपुर शर्मा के बयान से कोई कनेक्शन है। आज जब एनआईए ने जांच चलनी शुरू की तो धड़ाधड़ एक्शन हो रहा है। आज सबूत सामने आने लगे। हालांकि पुलिस अभी भी जांच की बात कर रही है, लेकिन मेरे पास सबूत हैं, प्रूफ है। पता लगा है कि अमरावती में कई व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं। ब्लैक फ्रीडम के नाम से ग्रुप है, रहबर नाम का ग्रुप है। ऐसे दर्जनों ग्रुप्स हैं जिनमें उन लोगों की पोस्ट और व्हाट्सएप स्टेटस के स्क्रीनशॉट पोस्ट किए गए जिन्होंने नूपुर शर्मा को सपोर्ट किया। और इसके बाद इन लोगों को धमकी भरे कॉल्स आने शुरू हो गए। यह सिलसिला कई दिन तक चला, लेकिन पुलिस को खबर नहीं हुई। हैरानी की बात है कि जिन लोगों को धमकी दी जा रही थी, उन्हें धमकी देने वाले ज्यादातर लोग उनके जान पहचान वाले थे। रहबर नाम का एनजीओ चलाने वाला इनफार शेख अपने लोगों के जरिए नूपुर को सपोर्ट करने वालों को धमका रहा था। रहबर एनजीओ के ऑफिस से कॉल करके नूपुर शर्मा को सपोर्ट करने वालों से कहता था कि मुसलमान नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों के गर्दन काट देते हैं, इसलिए अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे।
एक शख्स ने 10 जून को नूपुर शर्मा के सपोर्ट में व्हाट्सएप स्टेटस लगाया। कुछ ही घंटों के बाद उसके पास फोन कॉल्स आने शुरू हो गए। कहा गया माफी का वीडियो भेजो वरना अंजाम के लिए तैयार रहो। हाँ, वो आपने जो स्टेटस रखे है तो उसके बारे में बात कर रहा था। हाँ भैया, मैं बोल रहा हूँ कि क्या हो गया, वो मैं जल्दबाजी क्या में बोल रहा है, रखने में जैसे आ गया। आपकी दुकान पे आना पड़ेगा कभी, मैंने बोला। भैया मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, अपन वैसे आदमी नहीं, मेरी बात सुनो। 4 अरे तो मिनट के फिर अंदर वहाँ मैंने पर तुमने वीडियो डालना, व्हाट्सएप पे डालना था क्यों, मैंने बोला फिर। मेरी बात हाँ? सुनिए सर, आप सुनिए तो सही मेरी बात। किसी ग्रुप में मेरे को आया हेलो वो। हेलो अरे हेलो, वो तुमको एक वीडियो क्लिप बनाना पड़ता भी 30 सेकंड का। तुमको वीडियो में माफी मांगना पड़ेगा कि भाई मैंने जो गुस्सा की, जो गलती करा, मैं उसकी माफी चाहता। वैसे मांगना पड़ेगा, ना तो क्या है, पहुंचे रहे हम दुकान पे। हेलो, भैया मैं आपको भेजता हूँ वीडियो। ये जो रखे थे स्टेटस, ये गलत करे, तुम्हारे दुकान मैं- पे आके तुमको लेना पड़ेगा क्या, मिलना पड़ेगा क्या? हमको तो पूरा नहीं गाँव चलता। भैया, नहीं भैया, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। हमने सुनिए क्या हुआ हमने एक्चुअली। तुम्हारे धर्म के बीच में अभी तक के बोले क्या? भैया नहीं बोले, मेरे को अरे 2 यहाँ मिनट पर से मेरे देखो, को हमारे इस्लाम पे अगर बात आएंगी ना तो गर्दन कटाने को भी नहीं डरते हम लोग। मैं बिल्कुल भैया समझ सकता। मैं आपसे पूरे समाज से हाथ जोड़ के माफी मांगता। तुम एक क्या वीडियो हुआ? सुनो सुनो, तुम एक हाँ। वीडियो क्लिप बनाओ, हाँ हाँ, वैसा वीडियो क्लिप बना के वायरल करते तुम्हारा। ठीक है ना, कोई दिक्कत, मैं भेज देता आपको। और मैं क्या बोल रहा, आइंदा से ऐसी गलती करना मत। आइंदा से गलती नहीं क्या भैया। बोल रहा, ना तो मैं अभी आके दुकान पे मिलता, तुम दुकान पर ही है ना तुम। मैं जिस शख्स को धमकी दी गई, जिस अंदाज में दुकान पर आकर देख लेने की बात कही गई, जाहिर है वो डर गया। वो परेशान होकर कह रहा है कि तुरंत माफी का वीडियो बनाकर भेजता है और उसने वैसा किया भी। कुछ ही मिनटों में हाथ जोड़कर माफीनामे का वीडियो बनाकर उस नंबर पर भेज दिया जिससे फोन आया था। कोई ग्रुप में पोस्ट आया था, मैं अपने स्टेटस सिलेक्ट कर रहा था, गलती से वो सिलेक्ट हो गया था और 4 मिनट में ही मैंने वो पोस्ट डिलीट कर दिया था। 6 लोगों ने देखा था। मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, मुझसे गलती हुई है, आगे से ख्याल करूँगा, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। पूरे समाज से माफी मांगता हूँ, हाथ जोड़ता हूं। धमकी से डरकर इस शख्स ने माफी मांग ली, वीडियो भेज दिया। कोई भी आम आदमी, कोई भी आम शहरी, कोई भी शरीफ आदमी यही करेगा। लेकिन इसके बाद जो बातें पता चली वो हैरान करने वाली हैं और इस बात के सबूत हैं कि साजिश कितनी गहरी है। इस शख्स ने 10 जून को दोपहर 3:15 पर नूपुर शर्मा के सपोर्ट में व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था और अगले 4 मिनट में उसे कॉल्स आने शुरू हो गए। उसने सिर्फ 5 मिनट के बाद 3:20 पर स्टेटस को डिलीट कर दिया। इन 5 मिनटों में सिर्फ 6 लोगों ने स्टेटस को देखा था और इसी दौरान उसके व्हाट्सएप स्टेटस का स्क्रीनशॉट लेकर उसे तमाम ग्रुप्स में शेयर कर दिया गया और अगले 24 घंटे में इस शख्स को धमकी के 40 कॉल्स आए। यह सब अचानक नहीं हुआ, सोची समझी साजिश के तहत, रणनीति के तहत, प्लानिंग के तहत हुआ। जैसे ही शख्स ने माफी का वीडियो बनाकर उसे दूसरे ग्रुप में वायरल किया, इसे सब जगह भेज दिया गया और इसके बाद तो जिसने भी नूपुर शर्मा को सपोर्ट करने की कोशिश की उसे धमकी दी जाने लगी। और इसका एक और सबूत मेरे पास है। अमरावती के एक जाने माने डॉक्टर को धमकी दी जा रही है। यह कॉल भी रहबर ग्रुप की तरफ से की गई। धमकी देने वाला डॉक्टर को जानता है, डॉक्टर को बताता है कि वो उसे जानते हैं, लेकिन यह भी कहता है कि इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों को सपोर्ट करेंगे तो डॉक्टर साहब को दिक्कत होगी, अंजाम भुगतना पड़ेगा। सर आपका एक स्टेटस वायरल हो रहा था, सपोर्ट नूपुर शर्मा करके। हाँ, तो सर इसकी वजह जान सकता हूँ? नहीं वजह कुछ नहीं है। तो सर आप जैसा इसका स्टेटस रख रहे तो वो इसकी तो कुछ तो वजह होंगी। हाँ नहीं नहीं, स्टेटस अच्छा लगा इसे रखे। नहीं अच्छा लगा बोले आप सपोर्ट कर रहे हैं सर नूपुर शर्मा को। आज पूरा देश उसके खिलाफ बात कर रहा, उसने मुसलमानों के खिलाफ में बात करी, हमारे नबी के सामने गुस्ताखी करी। तो सर मेरे लिए तो सारे लोग शरीक है भैया। नहीं तो सर आपके लिए सारे लोग शरीक हैं, हम आपको पहचानते हैं और आप भी हमको बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपने ऐसा स्टेटस रखे तो हमको खराब लगा ना हो। खराब लग रहा है? बिल्कुल खराब लगा सर। हम तो आपके खिलाफ हो जाएंगे ऐसे स्टेटस से। बंद निकाल देते स्टेटस अगर आपको। और हम अकेले खिलाफ नहीं होंगे सर, आपका पूरा शहर आपके खिलाफ होगा। अरे निकाल देते उस स्टेटस में। नहीं तो सर उसकी कुछ तो वजह होंगी आपने रखे तो। मैंने स्टेटस कोई ऐसा
तो कोई इंटेंशन रख के नहीं रखा हूँ मैंने, फिर सर? इंटेंशन रख के नहीं रखा हूँ। नहीं सर, उनने जो बात कही है ना, नुपुर शर्मा ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है और आज पूरा देश उसके खिलाफ में है, तो उसके ऊपर में आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आपने सर जो स्टेटस रखे वो सिर्फ एक समाज को टारगेट कर रहा ना। नहीं, मैंने वो इंटेंशन रख के कुछ नहीं रखा हूँ, स्टेटस निकाल देता हूँ, ठीक है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा के सपोर्ट में स्टेटस डालने के पीछे कोई इंटेंशन नहीं थी, अगर खराब लगा तो हटा देता हूं। लेकिन धमकी देने वाला कह रहा है ये स्टेटस उसे अच्छा नहीं लगा। अगर डॉक्टर साहब आगे भी ऐसा करेंगे तो फिर पूरा शहर उनके खिलाफ हो जाएगा। इसके बाद डॉक्टर साहब पूछते हैं तो क्या करें? जवाब मिलता है माफी का वीडियो बनाकर भेजो। धमकी से डरकर डॉक्टर साहब ने माफी का एक वीडियो बनाकर फोन करने वालों को भेज दिया। मैंने अपना कल आई सपोर्ट नुपुर शर्मा करके स्टेटस रखा था। इसके पीछे किसी धर्म का या किसी जाति का या किसी इंसान का दिल दुखाने का कोई मकसद नहीं था। फिर भी अगर किसी का दिल दुखा होगा तो मैं अपने दिल से उन सब से माफ़ी मांगता हूँ और आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, इसकी गवाही देता हूँ। मैंने आपको बताया रहबर नाम के इस एनजीओ की तरफ से कई लोगों को धमकियां दी गई। आपको जानकर हैरत होगी कि धमकी देने का काम रहबर संस्था के वाइस प्रेसिडेंट राजिक मिर्जा खुद कर रहे थे। हमारे संवाददाता राजेश कुमार ने राजिक मिर्जा को ढूंढ के निकाला। राजिक मिर्जा ने माना कि डॉक्टर को फोन उन्होंने ही किया था, लेकिन वो धमकी नहीं दे रहे थे। वो कह रहे मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा था, और रिक्वेस्ट ये कर रहा था कि अगर आप माफी नहीं मांगोगे तो पूरा शहर आपके खिलाफ हो जाएगा। राजेश ने पूछा खिलाफ होने से क्या मतलब था, तो राजिक मिर्जा ने कहा कि वो डॉक्टर साहब को जानते हैं, उनके पास मरीज भेजते हैं। वो डॉक्टर साहब से कह रहे थे अगर माफी का वीडियो नहीं भेजा तो अब उनके पास मरीज नहीं भेजेंगे। रहबर ग्रुप के अंदर में तो पोस्ट हमने भी नहीं देखे। रहबरिया ग्रुप है, लेकिन रहबर हेल्पलाइन करके एक ग्रुप है, लेकिन उसमें ये ऐसा कोई पोस्ट तो आया नहीं है। रहबरिया ग्रुप, रहबरिया नाम है या रहबर नाम है? क्या नाम? रहबर नाम है। रहबर उसमें अभी भी चल रहा है वो ग्रुप या अभी बंद हो गया? अभी तो फिलहाल तो ग्रुप बंद है। क्यों ऐसा बंद क्यों हो गया ग्रुप? असल में ग्रुप बंद होने की वजह यह है कि उसकी एक्टिविटी टोटली बंद है, बाकी कुछ नहीं। एक आज बहुत लोगों को धमकियां भी गई कि आप लोगों ने नुपुर शर्मा का आई सपोर्ट नुपुर शर्मा करके पोस्ट लगाया, उसमें डॉक्टर को जो फोन गया वो आपके रहबर हेल्पलाइन से गया? जी सर का असल में ऐसा मसला है कि हमारे को मेरा एक मेडिकल लाइन का काम है, तो मेरे को जो टाइम में सर का स्टेटस लोग वायरल कर रहे थे तो उसमें लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई सर को आप हम उनके पास भेजते रहते हो पेशेंट, हमको बार बार वहाँ भेजते हो, वो तो ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो। तो मुझे वो बात अच्छी नहीं, ठीक नहीं लगा, तो मैंने सर को कॉल किया हो। सर को मैंने इतना बोला हो कि सर आपने जो स्टेटस रखे है उसकी वजह से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँच रही है। तो सर बोले ठीक है, बोले मैं स्टेटस डिलीट कर देता हूँ। इतनी मेरी बात हुई। फोन कॉल में उन्हें धमकी भी दे रहे हैं कि आप मुझे जानते हैं, मैं भी आपको जानता हूँ, मेरे को बहुत गलत लगा ये। नहीं, असल में सर को इसका बोलने का मतलब ये था सर आप मुझे पहचानते हो, मैं भी आपको पहचानता हूँ, अगर आप सामने आके बात करूँगा तो आप मुझे पहचान लेंगे। नहीं, उसमें अगर मैं आपको ऑडियो सुनाऊं तो देखिए ऑडियो आप ही का है ना ये? राजिक मिर्जा बात करो सर, रहबर हेल्पलाइन अमरावती। जी आपने कॉल किया, ऐसे और भी कॉल्स गए हैं लोगों को, अलग अलग लोगों को कॉल गया है और लोगों को धमकी दिया गया है कि आप हटाइए, नहीं हटाते हैं तो अब बाद में उन्होंने माफी का वीडियो बनाया। बिल्कुल माफी का वीडियो क्यों बनाया फिर उन्होंने? अगर उनको आपने धमकी नहीं दी तो माफी का वीडियो क्यों बनाया? दूसरे लोगों का तो सर ऐसा मसला है, हर समाज में अलग अलग तत्व के लोग रहते हैं, शरारती लोग रहते हैं। वो दूसरे लोगों का तो मैं आपको बता नहीं सकता लोगों ने उनको क्या बोला है, किस तरह से उनसे बात की, किस तरह से। और भी लोगों ने धमकी दिया उन्हें? वो उसके ताल्लुक से सर मुझे कुछ आइडिया नहीं। ये वीडियो तो आप ही ने बनवाया ना? ये जी सर नहीं, सर से तो और भी लोगों ने बात की है सर से, कुछ डॉक्टर्स लोगों ने बात की सर से, दूसरे जो मतलब मुस्लिम डॉक्टर्स है उन्होंने भी बात की सर से। अब आपको एक और चौंकाने वाली बात बताता हूं। जिस रहबर संस्था की तरफ से नुपुर शर्मा को सपोर्ट करने वालों को धमकी मिल रही थी, फोन किए जा रहे थे, उस एनजीओ का संचालक इरफान शेख 21 जून को हुई उमेश कोहले की हत्या का मास्टरमाइंड है। इरफान शेख ने ही उमेश कोहले की हत्या के लिए लोगों को इकट्ठा किया,
उनकी मीटिंग की, पूरी साजिश रची और उमेश का कत्ल करवा दिया। राजिक मिर्जा इसी रहबर एनजीओ का वाइस प्रेसिडेंट है। हमारे संवाददाता राजेश कुमार सिंह ने राजिक मिर्जा से पूछा कि रहबर व्हाट्सएप ग्रुप में उमेश कोहले के स्टेटस का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया गया था, उसके बाद ही उमेश कोहले की हत्या हुई। इस पर राजिक शर्मा ने इनकार किया, लेकिन यह शख्स झूठ बोल रहा था। सच यह है कि उमेश कोहले के 16 साल पुराने दोस्त डॉक्टर यूसुफ खान ने उमेश कोहले के व्हाट्सएप स्टेटस को इस रहबर ग्रुप में शेयर कर दिया था। उमेश कोहले की मेडिकल शॉप है और डॉक्टर यूसुफ जानवरों के डॉक्टर हैं। उमेश कोहले उसकी मदद करता था। उमेश कोहले ने नूपुर के सपोर्ट में व्हाट्सएप स्टेटस लगाया और धमकी मिलने के बाद उसे डिलीट कर दिया। लेकिन इस दौरान उनके दोस्त डॉक्टर यूसुफ ने उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसे रहबर ग्रुप में पोस्ट कर दिया। इसके बाद रहबर एनजीओ के अध्यक्ष शेख इरफान एक्टिव हो गए। उन्होंने उमेश कोहले की हत्या की साजिश रची। उमेश कोहले के मर्डर के बाद से अब इस ग्रुप की एक्टिविटीज बंद हो गई हैं। हालांकि ग्रुप डिलीट नहीं किया गया है, लेकिन किसी मुसीबत की आशंका से इस ग्रुप के मेंबर इससे एक एक करके एग्जिट कर रहे हैं। सर उसमें कुछ है नहीं, रहबर ग्रुप को ऑलरेडी पहले से बंद कर दिया गया था जी। दिखाएं जरा कहाँ पे रहबर ग्रुप है। बताया जाता है कि रहबर ग्रुप में ही वो रहबर ग्रुप के अंदर में सर तो ऐसी कोई पोस्ट वायरल नहीं हुई थी। यूसुफ कौन से फिर वायरल हुई थी, कौन से ग्रुप में? ये तो सर रहबर ग्रुप के अंदर तो वो पोस्ट वायरल नहीं, और वो पोस्ट को तो हमने दिखाएं जरा कैमरे के सामने रहबर ग्रुप दिखाएं। एक मिनट, ये रहबर ग्रुप है जिसके बारे में जानकारी है कि इसी में यूसुफ खान ने वो पोस्ट डाला था। फिलहाल इनके फ़ोन पर है ये ग्रुप, लेकिन इसमें अभी एक तरीके से सारे लोगों ने छोड़ दिया है ये ग्रुप। ये कब छोड़ा लोगों ने ग्रुप? ये ग्रुप तो सर तकरीबन ऐसा समझ के, मतलब लोग तो है ना, ग्रुप तो पूरा अभी डिलीट नहीं हुआ है। ग्रुप तो डिलीट नहीं हुआ है, लोग छोड़ रहे हैं लगातार। छोड़ दिया है लोगों ने, सबों ने इस ग्रुप को बंद कर दिया है माहौल, शहर के माहौल को देखते हुए। और यही नहीं, जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर जितने व्हाट्सएप ग्रुप है सभी ग्रुप बंद कर दिए गए हैं। सारी बातें सुनने के बाद, इन घटनाओं को देखने के बाद इसमें कोई शक नहीं रहता कि उमेश कोहले की हत्या सोची समझी साजिश का नतीजा है। नूपुर शर्मा ने जो कहा उसे कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर किसी ने सपोर्ट कर दिया तो उसे धमकी दी जाए, जान से मारने की बात कही जाए, इसे ठीक नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अमरावती में नूपुर शर्मा को सपोर्ट करने वालों को धमकियां दी गई। इसके वीडियोज मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब सवाल है कि जब नूपुर शर्मा का सपोर्ट करने पर लोगों को 10 जून से ही धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी, तो फिर पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस ने इसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया? अगर पुलिस जांच करती, धमकी देने वाले रहबर एनजीओ के खिलाफ एक्शन ले लेती, तो शायद उमेश कोहले के मर्डर की साजिश रचने वाले डर जाते, पीछे हट जाते। अगर पुलिस 10 जून के बाद एक्शन ले लेती तो हो सकता है कि 21 जून को उमेश कोहले की हत्या न होती। जब हमारे संवाददाता राजेश कुमार ने अमरावती के पुलिस कमिश्नर आरती सिंह से यही सवाल पूछे, तो पुलिस कमिश्नर ने यह तो माना कि इस तरह के 3 केस उनके सामने आए थे, लेकिन कहा कि 2 मामलों में शिकायत करने से इनकार कर दिया गया था, लेकिन तीसरे केस में शिकायत की गई थी। हालांकि पुलिस कमिश्नर ने आज भी कहा कि उमेश कोहले के मर्डर और इन धमकियों के मामले में कोई कोरिलेशन उन्हें तो दिखाई नहीं देता, फिर भी जांच की जा रही है। हमारे पास ऐसे टोटल 3 ऐसे केसेस आए हैं, जिसमें से 2 केस में उन्होंने मना किया कि हमें कुछ भी राइटिंग में नहीं देना, फिर भी हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं कि किसने धमकी उनको दी। और जो तीसरा केस है उनके पास हम खुद ही गए और उनसे हमने बोला कि आप हमें दे दीजिए सो दैट हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाए। तो उनसे हमने कंप्लेन लेके हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। और ये जो आपने बोला कि पुराने हैं, तो जो 2 केसेस हैं वो हमें उस टाइम पता लग गया था, और उस टाइम ये जो माफ़ी का वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद हम सारी तरह से अपनी जांच इसमें कर रहे थे, लेकिन अभी तक वो धमकी और इस इन्वेस्टिगेशन का कोई कोरिलेशन हमें आया नहीं है।
ये केस तो हालांकि एनआईए को चला गया है, जा रहा है, पर धमकी की जांच हम अभी भी कर रहे हैं और कोई कोरिलेशन आएगा तो मैं आगे बताऊँ। 2-3 सवाल और है मैम। ये जो बताया जा रहा है कि धमकी के वीडियोस या माफी के वीडियोस वायरल थे, लेकिन पुलिस उस वक्त तक कुछ नहीं, पुलिस ने कुछ किया जब तक उमेश कोले का हत्याकांड जो है वो पूरी तरीके से खुल नहीं गया या मीडिया में ये बात नहीं आ गई, तब तक आप उन धमकियों के ऑडियोज को लेकर बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने के आप लोग मूड में नहीं थे। लोगों की तरफ से शिकायत जा रही थी लेकिन आप लोगों ने उस पर कोई कदम नहीं उठाया। देखिए, पुलिस का जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है वो तभी शुरू होता है जब हमारे पास कोई स्टेटमेंट आके कोई खुद अपना स्टेटमेंट दे कि मुझे ऐसी शिकायत दर्ज करानी है। आपने जो अभी बोला वो हमारे पास भी आया, हम उनके पास गए, पर उन्होंने ऐसा कोई हमें शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जांच नहीं कर रहे थे, हम तब भी अपनी जांच कर रहे थे। मैं हैरान हूं, कमिश्नर लेवल का एक पुलिस ऑफिसर ये कहे कि कोई लिखित शिकायत नहीं मिली थी, कोई पुलिस के पास आया नहीं था, इसलिए जांच नहीं की। क्या दंगा कराने की साजिश की कोई शिकायत करता है? क्या आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने की साजिश की कोई शिकायत करता है? इस तरह के मामलों पर नजर रखना और वक्त रहते एक्शन लेना पुलिस का काम है, जिम्मेदारी है। लेकिन अमरावती की पुलिस लिखित शिकायत का इंतजार करती रही। जिन लोगों ने 10 जून को पोस्ट लिखी थी, उन्होंने माफी का वीडियो बनाकर धमकी देने वालों को भेज दिया। इसके बाद उमेश कोले ने 14 जून को नूपुर के सपोर्ट में व्हाट्सएप स्टेटस लगाया और 21 जून को उमेश की हत्या कर दी गई। उमेश की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसकी डिटेल सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस तरह से कत्ल किया गया उससे साफ है कि कातिल उमेश का गला धड़ से अलग करना चाहते थे। उमेश के गले पर 5 इंच चौड़ा, 7 इंच लंबा और 5 इंच गहरा घाव है। उमेश कोले की सांस की नली कट गई थी, उनके फूड पाइप को काट दिया गया था, उनकी आंखों की नसें काट दी गई थी। उमेश के सिर में भी गहरा घाव था। हत्यारे उमेश का सिर काटना चाहते थे, लेकिन उनकी वाइफ और बेटे के चिल्लाने के कारण भीड़ इकट्ठी हो गई और वो डर कर भाग गए। पता यह भी चला कि कातिलों ने इससे पहले 19 और 20 जून को भी उमेश को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि उमेश दुकान जल्दी बंद करके चले गए थे। उमेश की हत्या के बाद भी पुलिस ने 12 दिन तक इस बात को दबाए रखा कि उमेश की हत्या नूपुर शर्मा को सपोर्ट करने के कारण हुई थी। इसीलिए अब अमरावती के सांसद नवनीत राणा और उनके पति एमएलए रवि राणा ने पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। रवि राणा का कहना है कि जब से मर्डर हुआ तब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी। कांग्रेस के नेता यशोमती ठाकुर अमरावती के गार्जियन मिनिस्टर थी और उनके कहने पर ही पुलिस ने उमेश की हत्या को लूट के लिए मर्डर का केस बनाने की कोशिश की। बर्खास्त की मांग इसलिए कि 12 दिन वहां के सीपी ने मैटर छुपाया। एनआईए की टीम जब यहाँ पे अमरावती पहुंची तब खुलासा हुआ कि वो नूपुर शर्मा और हिंदुत्व की पोस्ट वायरल करने से उनकी हत्या हुई है, पर अमरावती के सीपी ने उसको रॉबरी करके महाविकास आघाड़ी के बोलने में उसको दबाने की कोशिश की। अमरावती की सीपी का निलंबन होना चाहिए। एकनाथ जी शिंदे और देवेंद्र जी फडणवीस जी को मैं मांग करने वाला हूँ और आज के आज ही कार्रवाई होना चाहिए, मेरी मांग है। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये मामले को दबाने की कोशिश की है? महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, वहाँ की गार्डियन मिनिस्टर कांग्रेस की थी, उनका फोन सीपी को गया है, उनके कॉल रिकॉर्ड भी चेक होना चाहिए सीपी के कि किस किस नेताओं के फोन ये मैटर को दबाने के लिए आए और उसी लाइन पे आज यहाँ पे कार्रवाई होने वाली है। पहले क्या रॉबरी बताया गया इस पूरे मामले को? बिल्कुल रॉबरी बताया गया और उनके परिवार को पुलिस ने बोला कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी कंप्लेंट ये हिंदुत्व के बारे में पोस्ट किया करके बताना नहीं, ऐसा दबाव उन परिवार पे लाया गया और उसको रॉबरी में डाइवर्ट करने का काम अमरावती की सीपी आरती सिंह ने किया। मैं आपको हमेशा हर केस के दोनों पहलू दिखाता हूं, दोनों पक्ष दिखाता हूं। इल्जाम लगे तो हमारे संवाददाता राजेश कुमार ने इन आरोपों पर भी अमरावती की पुलिस कमिश्नर आरती सिंह से सफाई मांगी। आरती सिंह का कहना है कि एक ब्लाइंड केस था, सेंसिटिव मामला था, बिना क्लिंचिंग एविडेंस के यानी बिना किसी ठोस सबूत के ऐसे मामलों में कुछ कहना ठीक नहीं होता। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि एफआईआर में कहीं भी चोरी और लूट की धाराएं नहीं लिखी गई हैं।
किसी को एक्चुअली थ्रेट नहीं आया, फैमिली में किसी को थ्रेट नहीं आया, जो मृतक हैं उनको भी कोई थ्रेट नहीं आया, उनके मोबाइल पे ऐसा कुछ क्लिंचिंग एविडेंस नहीं मिला। तो हमने हमारी सारी थियरीज पे हमने जांच, क्योंकि जब कोई ब्लाइंड केस होता है तो ब्लाइंड केस की जब हम जांच करते हैं तो बहुत सारी थियरीज दिमाग में लेके चलते हैं। उसमें एक थियरी ये भी हो सकती है क्योंकि ऐसा वातावरण था, इस थियरी पे भी हम काम कर रहे थे, बाकी थियरी भी थी। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे प्रोग्रेस करता गया, बाकी थ्योरीज के एविडेंसेस हमें नहीं मिले, इस थ्योरी पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस मिले। हम 2 आरोपी पकड़े, उसके बाद और 2 पकड़े, उसके बाद हमें पता चला कि एक मास्टरमाइंड है। हमने उस मास्टरमाइंड को पकड़ा, और जब इतने संवेदनशील केस में जब तक हमें कंक्लिंचिंग एविडेंसेस नहीं मिलते तब तक हम बाहर कुछ भी नहीं बता सकते। ऑफिशियली हम कोई भी स्टेटमेंट देते इसमें प्रीमेच्योर, तो उससे पूरा देश का माहौल बिगड़ सकता था। इसलिए हम जब तक हमारे पास पूरे टोटल एविडेंसेस नहीं थे तब तक हमने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया। इस पूरे मामले में आपके ऊपर आरोप भी लगे, कई पॉलिटिकल भी आरोप लगे कि पुलिस ने जानबूझकर इसे दबा के रखा, उस पर क्या कहेंगे? ये आरोप सिर्फ एक ही जगह से आ रहे हैं, और सरप्राइजिंगली मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ जो बीजेपी के राज्यसभा एमपी हैं, वो जब अमरावती में आए उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि मुझे आपसे मिलना है। वो आए मिलने, मैंने उनको सारी चीज़ें बताई, उन्होंने ऐसा कोई भी आरोप नहीं लगाया। इसके विपरीत जिन्होंने आरोप लगाया उन्होंने ना मुझसे ना हमारे किसी ऑफिसर से कोई जानकारी ली, और जो लेटर सामने आया उसमें लिखा है कि हमने चोरी और लूटपाट का एफआईआर किया। हमारे एफआईआर में ना तो हमने चोरी का ना लूटपाट का ऐसा कोई भी ऑफेंस रजिस्टर सेक्शन लगाया ही नहीं, तो चोरी और लूटपाट कहाँ से हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने 4 आरोपी अरेस्ट किए और इस मामले को दबा दिया। अगर हमें मामले को दबाना होता तो हम एक के बाद एक पूरा मामला क्यों सुलझाते और क्यों बताते। हालांकि नवनीत राणा का कहना है कि एफआईआर में भले ही लूट के लिए हत्या की बात न लिखी हो, लेकिन पुलिस कमिश्नर से जो उन्होंने बात की थी तो आर्थिक सिंह ने यही कहा था कि लूट के चक्कर में हत्या हुई है, आरोपी पकड़े गए हैं, जांच हो रही है। नवनीत के पति और निर्दलीय विधायक रवि राणा ने कांग्रेस नेता यशोमती ठाकुर पर भी आरोप लगाया था, तो जवाब देने के लिए वो भी सामने आई। यशोमती ठाकुर का कहना है कि नवनीत राणा और रवि राणा बेसिर पैर के आरोप लगा रहे हैं। उमेश कोहले के साथ जो हुआ वो दुखद है और हत्यारों को कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। कोई आरोप प्रत्यारोप करते रहेगा और मैं उसका जवाब देती रहूंगी। खोखले आरोप होंगे तो उसको, वो तो काय का भी आरोप करती है, उसको कोई मतलब नहीं। लेकिन उमेश के साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और इसका हम निषेध करते हैं। हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं और अभी सेंट्रल एजेंसीज के अंडर में ये सारी जांच हो रही है और वो खूबहू अच्छे से जो भी दोषी होगा उसको वो ढूंढेंगे, ऐसी अपेक्षा है। अमरावती में लोगों में बेहद नाराजगी है, गुस्सा है, दुख है। आज अमरावती में उमेश कोहले के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। हजारों लोग श्रद्धांजलि देने आए। किसी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पुलिस का जबरदस्त बंदोबस्त किया गया था। उमेश कोहले के लिए हुई श्रद्धांजलि सभा में किसी तरह का हंगामा नहीं हुआ, कोई नारेबाजी नहीं हुई, लेकिन श्रद्धांजलि सभा में आए लोगों ने कहा इस तरह की हत्या करना तालिबानी मानसिकता है। कुछ लिखने पर, कुछ बोलने पर किसी की हत्या कर दी जाए, किसी का गला काट दिया जाए, ये कोई सिविलाइज सोसाइटी, सभ्य समाज सहन नहीं कर सकता। ये सभी की भावना है कि ऐसा तालिबानी एक्शन ये भारत में नहीं चलेगा, अमरावती में नहीं चलेगा और इसलिए सब लोग श्रद्धांजलि के लिए आए हैं। सबसे पहले तो गलत है, व्हाट्सएप पे अगर कोई कर रहा है तो पर्सनली आजकल अपना जो देश है स्वतंत्र देश है, यहाँ पे तो मतलब बोलना भी गुनाह हो गया। ये समझो आप लोग, जो भी हुआ गलत हुआ, तो चाहे वो कोई भी धर्म का, ऐसा नहीं कि मुसलमान का, कोई भी धर्म का जो भी करेगा, किसी का खून करना सबसे बड़ा गलत काम है। स्वतंत्र देश होने का मतलब है कि अपन अपने विचार ही नहीं मान पा रहे, तो फिर क्या फायदा अपने देश का। इस प्रकार का अभी तक माहौल कभी शहर में रहा नहीं है। ये जो कुछ लोग हैं यहाँ का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं और ये जो हत्याकांड हुआ है, हत्या हुई है, ये प्लान हत्या हुआ है, प्लान हत्या हुई है। ऐसी मानसिकता का हम सभी को साथ नहीं देना चाहिए और ऐसी गलत घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ऐसी मेरी निवेदन है। वैसे बात सही कि जब तक ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन नहीं होगा, समाज ऐसे लोगों का बहिष्कार नहीं करेगा, उन्हें आइडेंटिफाई करके आइसोलेट नहीं किया जाएगा, तब तक इस तरह के मामले नहीं रुकेंगे। अमरावती के बाद अब नागपुर से भी ऐसी ही खबर आई है। नागपुर में भी एक परिवार को नूपुर शर्मा को सपोर्ट करने के कारण धमकियां दी जा रही हैं। असल में करीब 2 हफ्ते पहले 22 साल के एक लड़के ने नूपुर शर्मा के सपोर्ट वाली एक सोशल मीडिया पोस्ट को फॉरवर्ड कर दिया था,
जिसके बाद उसे धमकी दी गई। इस लड़के ने तुरंत पोस्ट को डिलीट कर दिया। उसके बाद परिवार की तरफ से कई बार माफी मांगी गई, लेकिन मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने उनके बेटे की तस्वीर को रेड कलर के क्रॉस के साथ शेयर किया, जिसका मतलब यह था कि यह लड़का हमारे टारगेट पर है। इससे डरकर लड़के के परिवार वाले कुछ दिन के लिए नागपुर छोड़कर चले गए। हालांकि परिवार तो वापस आ गया है, लेकिन पोस्ट फॉरवर्ड करने वाले लड़के को अभी कहीं छुपा कर रखा गया है। अब नागपुर पुलिस ने इस परिवार को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई है। सीनियर पुलिस ऑफिसर ने परिवार के लोगों को अपने नंबर भी दे दिए हैं, जिससे इमरजेंसी हो तो उन्हें कॉल किया जा सके। एक ऐसी प्रकार की घटना करीब 2 वीक पहले हुई थी, जिसमें एक आक्षेपार्ह पोस्ट एक व्यक्ति के द्वारा डाला गया था और थोड़ी सी आपस में वाद दो समुदाय के बीच में के इंडिविजुअल्स के बीच में हुई थी। पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन आने के बाद इमीडिएटली कायदेशीर कार्रवाई की गई थी। दोनों पार्टीज़ को बुलाया गया था और काउंसलिंग करके और लीगल कार्रवाई करने के बाद उनको जाने दिया गया था। उस एरिया में बंदोबस्त भी लगा के रखा गया था। पुलिस की प्रोएक्टिव कार्रवाई के वजह से कोई किसी भी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की इंसिडेंट्स शहर में या उस जगह पे नहीं हुई थी। अभी भी कुछ ऐसी बात नहीं आ रही है कि परिवार ने कुछ सुरक्षा के विषय में कुछ अपेक्षा जताई है। मैं बताऊं कि उनके एरिया में बंदोबस्त लगाया गया है और हमारे ऑफिसर्स उनके फैमिली से संपर्क में हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और भी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल किसी भी प्रकार की ऐसी आक्षेपार्ह या अनुचित घटना होने की संभावना नहीं दिख रही है। एक बात तो साफ है, अगर अमरावती की पुलिस लोगों को मिली धमकियों को गंभीरता से लेती तो हो सकता है उमेश कोल्हे की जान बच जाती। अगर अमरावती की पुलिस ने उमेश कोल्हे के हत्यारों से पूछताछ में ये उगलवा लिया होता कि उन्होंने सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा को सपोर्ट करने के लिए गला काटा, अगर उन्होंने इस केस को रफा दफा करने की कोशिश न की होती तो शायद उदयपुर में कन्हैयालाल की जान बच जाती, वहां की पुलिस अलर्ट हो जाती। इन घटनाओं का सीक्वेंस देखने और समझने की जरूरत है। दोनों जगह सिर तन से जुदा करने का नारा देने वालों का ग्रुप एक्टिव था। पहले अमरावती में लोगों को धमकियां मिली, फिर उमेश का गला काट दिया गया। उसके एक हफ्ते बाद उदयपुर में गला काटने की घटना हुई। कन्हैयालाल ने भी पुलिस को शिकायत की थी, जान पर खतरे की आशंका जताई थी, लेकिन यहां भी पुलिस ने बातचीत करके मामले को खत्म कराने की कोशिश की, उसकी गंभीरता को नहीं समझा। अब एनआईए ने जांच शुरू की है तो एक एक करके सारे सबूत सामने आने लगे हैं, पर अफसोस की बात है कि 2 बेकसूर लोगों की जान जा चुकी है। एक और बात यह सामने है कि अमरावती में उमेश की हत्या करने वाले उनके अपने जान पहचान के दोस्त लोग थे। उदयपुर में भी कन्हैयालाल का गला काटने वालों में उनकी पहचान के लोगों का हाथ था। दोनों जगह 2 इंसानों के साथ साथ दोस्ती का और इंसानियत का भी कत्ल हुआ। अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या में उनके दोस्त डॉक्टर यूसुफ का रोल है। इसी तरह उदयपुर में भी कन्हैयालाल की हत्या में उनके पुराने परिचित नाजिम का हाथ है। कन्हैयालाल मर्डर केस में आज एक नया खुलासा हुआ। जांच एजेंसियों की पूछताछ में पता चला कि कन्हैयालाल की हत्या करने वाले गौस मोहम्मद और रियाज अत्तारी के साथ साथ वसीम अत्तारी भी पाकिस्तान गया था और वहां तीनों ने ट्रेनिंग ली थी। ये तीनों पाकिस्तानी संगठन दावत इस्लामी से जुड़े हैं। 2014 में एक साथ पाकिस्तान गए थे। वसीम अत्तारी वही शख्स है जो नाजिम के साथ सीसीटीवी में नजर आया था। नाजिम कन्हैयालाल का पड़ोसी था जिसने कातिलों के लिए कन्हैया की मुखबिरी की थी, जबकि वसीम अत्तारी गौस और रियाज का दोस्त था। पता चला कि कन्हैया के कातिल रियाज और गौस 8 व्हाट्सएप ग्रुप्स के मेंबर थे। इन व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए उनकी नजर ऐसे लोगों पर होती थी जिन्हें वो इस्लाम के नाम पर बरगला कर अपने साथ जोड़ सके। यानी वसीम और रियाज उदयपुर में दावत इस्लामी का स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे। पूछताछ में यह बात भी निकल कर आई कि वसीम पूरी कोशिश कर रहा था कि वो उदयपुर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को दावत इस्लामी से जोड़े ताकि ऐसी वारदात को अंजाम दिया जा सके। इन लोगों ने अपना एक नेटवर्क तैयार कर लिया था। गौस मोहम्मद राजसमंद का रहने वाला है। जिस दिन इन दोनों को पकड़ा गया उस दिन भी पुलिस पर हमला हुआ था। आज फिर राजसमंद में पुलिस पर पथराव हुआ। आज राजसमंद के भीम इलाके में बंद के दौरान एक कांस्टेबल पर हमला हुआ।
जब राजसमंद से सांसद दिया कुमारी एसडीएम को ज्ञापन देने गई थी, उसी वक्त कुछ लोगों ने पुलिस पर अटैक कर दिया। जहां पुलिस पर हमला किया गया, ये वही इलाका है जहां से रियाज और गौस को गिरफ्तार किया गया था। राजसमंद के एसपी ने कहा कि इलाके में अफवाहें लगातार फैलाई जा रही हैं, जो प्रशासन के लिए एक बड़ा चैलेंज है। आज जो माननीय सांसद महोदया थी, उसके साथ कुछ एमएलए वो ज्ञापन देने के लिए आए थे और मौके की स्थिति देखते हुए पर्याप्त जाब्ता लगाया गया था। एक अनफॉर्चुनेट घटना हो गई जिसमें कि एक व्यक्ति था जिसने हमारे एक सिपाही के ऊपर तलवार से हमला किया। उस व्यक्ति को हमने अरेस्ट कर लिया है और उसको डिटेन करने का हमने उससे पूछताछ की। एक मुख्य चीज़ सामने आई कि जब से हमने ये जो दो दुर्दांत अपराधी उदयपुर में जिन्होंने घटना की, मर्डर किया, उनको पकड़ा है, कुछ न कुछ अफवाह कस्बे में चल रही है। शुरू में ये अफवाह चली कि उन अपराधियों ने मस्जिद के अंदर शरण ली, जो पूर्णतः निराधार निकली। इसके बाद जो कांस्टेबल के साथ में घटना हुई, उसमें अपराधियों को हमने पकड़ा, उसका मौका तस्दीक कराया गया। इसमें मीडिया के लोग भी हमारे साथ थे। उसमें ये अफवाह चली कि मस्जिद के सामने उनके घुटने के बल बिठवाया गया, माफ़ी मंगवाएगी, जो पूर्णतः निराधार है। उदयपुर के हादसे की जांच अब एनआईए कर रही है। अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें रियाज और गौस के अलावा मोहसिन और आसिफ भी हैं। इसके अलावा 4 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन कन्हैयालाल के जिन 2 कातिलों को अरेस्ट करने का क्रेडिट अब तक राजस्थान की पुलिस ले रही थी, उसे लेकर भी एक नई बात सामने आई। रियाज और गौस को पकड़ने में राजसमंद के 2 लोकल्स प्रहलाद सिंह और शक्ति सिंह ने अहम रोल निभाया। रियाज और गौस जब कन्हैयालाल की हत्या करने के बाद भाग रहे थे, तो प्रहलाद सिंह और शक्ति सिंह ने कन्हैया के कातिलों की बाइक का पीछा किया और उन्हें पकड़ लिया। प्रहलाद सिंह ने बताया कि हत्यारों के पास उस वक्त भी चाकू था। वो अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे और पीछा करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे थे। हमारे को देवगुड़ से कॉल आया पुलिस थाने से, कांस्टेबल बाबू सिंह जी और उनका साथ में और साथी थे। उन्होंने कहा कि हम भी पीछा कर रहे हैं, उदयपुर से कोई मर्डर करके निकले हैं। 2 है, मोहनी जाति के हैं और पेशन प्रो ब्लैक कलर की बाइक है, 2611 नंबर बाइक नंबर। तो वो हम उनके पीछा करें, वो ताल की तरफ भी आ सकते हैं, तो आप थोड़ा सतर्क रहना और ध्यान रखना उनका और पकड़ने का करना। जैसे ही 3 मिनट या 4 मिनट हुए, वो हमारे सामने से क्रॉस हुए, सूरतपुर चौराहे हम बैठे थे, तो हम भी उनका पीछा करना चालू कर लिया। फिर मैंने वापस बैक कॉल किया बाबू सिंह जी को कि ये हमारे सामने निकले और हम इनका पीछा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा लगातार आप पीछा करते रहो। तो हम ताल से आगे निकले और थोड़ा बाहर गए ज़्यादा। फिर उन्होंने कुछ पता चला उनको भाई हमारा पीछा करे, तो उन्होंने चाकू वगैरह कुछ निकाला बैग में से और हमारे को दिखाया। रास्ते में उन्होंने चिल्लाया था, ऐसे अल्लाह अकबर भी बोला था उन्होंने और चाकू भी लहराया था डराने के लिए, कि ये यहाँ रुक जावे। लेकिन हम रुके नहीं, लगातार चलते रहे उनके पीछे। पकड़ा तो क्या बोल रहे थे लोग? पकड़ा जब ये कुछ चिल्ला रहे थे और उसके बाद में तो वापस पुलिस वाले थे, तो उनको मार पीट के हाथों हाथ गाड़ी में डाल दिए थे। अब यह बात साफ है कि लोकल लोगों की मदद से ही कन्हैया के कातिल पकड़े गए। लेकिन यह भी सही है कि इस मामले में पुलिस की लापरवाही शुरू से ही थी। कन्हैया को जब धमकी मिली तो उसने पुलिस से शिकायत की थी, सुरक्षा देने की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने उसकी बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी और 28 जून को कन्हैया की हत्या हो गई। हालांकि अब कन्हैया के परिवार की सुरक्षा के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह कि कन्हैया के परिवार वाले डरे हुए हैं। आज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कन्हैयालाल के घर गए, उनके परिवार वालों को सुरक्षा का भरोसा दिलवाया। मुलाकात के बाद गजेंद्र शेखावत ने कहा कि कन्हैयालाल के साथ जो कुछ हुआ उसके पीछे पुलिस की लापरवाही है। शेखावत ने कहा कि हत्यारों का पाकिस्तान कनेक्शन इस बात का सबूत है कि इसके पीछे जो साजिश है वो बहुत बड़ी है। कन्हैयालाल जी की हत्या चाहे हत्यारों ने कारित की होगी, लेकिन राज्य सरकार और राजस्थान की पुलिस, उदयपुर की पुलिस भी, पुलिस के अधिकारी भी निश्चित रूप से इस दोष से, इस पाप से मुक्त नहीं हो सकते। एनआईए ने इसकी जांच करना प्रारंभ किया है। टेक्निकली कल से एनआईए को कस्टडी मिला है। इन सब की इन हत्यारों के जो मानसिकता है, मोटरसाइकिल के नंबर से लेकर के उनकी पाकिस्तान यात्रा के जो सूत्र मिले हैं,
ये स्पष्ट दिखाई देता है कि केवल एक व्यक्ति का ऐसी किस प्रतिक्रिया स्वरूप किया गया घटना नहीं है, ये सोची समझी साजिश के तहत हुई है। उदयपुर में और अमरावती में जो गला काटने की घटनाएं हुई हैं, उनमें पुलिस की लापरवाही हो सकती है। पुलिस की लापरवाही पहले भी कई बार सामने आई है। इन घटनाओं के पीछे पाकिस्तान में बैठे आकाओं का रोल हो सकता है, यह भी हमने कई बार देखा है। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि बेरहमी से कत्ल करने वाले और बेकसूर मरने वाले एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे। वो तो एक दूसरे को पहचानते थे, एक दूसरे को जानते थे। इसीलिए इन घटनाओं ने लोगों के बीच शक की दीवार खड़ी कर दी है। जो हमारे बीचों बीच है, जिन्हें अपना मानते थे, उन पर से भरोसा उठने लगा है। पिछले दिनों समाज में इस तरह के कई एग्जाम्पल सामने आए हैं। उदयपुर और अमरावती में हुए मर्डर का समाज में बहुत बुरा असर हुआ है। इन जघन्य हत्याओं ने लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति नफरत, गुस्सा पैदा कर दिया है और इसका सबूत आज गुरुग्राम में देखने को मिला। मानेसर के कई गांव के हिंदुओं ने पंचायत की है। इस पंचायत में कहा गया कि उदयपुर और अमरावती की घटना से सबको सबक लेना चाहिए। गांव में जो बाहरी लोग दिख रहे हैं, दूसरे मजहब के जो लोग काम धंधा कर रहे हैं, गांव के आसपास जो मुसलमान रह रहे हैं, उन पर नजर रखी जाए। पंचायत में कहा गया अगर किसी पर शक हो तो तुरंत पुलिस को खबर दें। कई गांव के लोगों ने प्रशासन से गांव के आसपास झुग्गी डालकर रहने वालों के दस्तावेजों की जांच की मांग की है। लोग का कहना था कि गांव के आसपास खाली पड़ी जमीनों पर अचानक इतनी सारी झुग्गियां कैसे बन गई। झुग्गियों में रहने वाले कौन हैं, कहां से आए, ये किसी को पता नहीं है। इसलिए प्रशासन सबकी जांच करे। जिनके पास दस्तावेज ना हो उन्हें इस इलाके से हटा दिया जाए। जो कन्हैयालाल और उमेश की हत्या की गई है, उनमें उनके नज़दीक के ही व्यक्ति शामिल है। कट्टरपंथी और जिहादी उनके बिल्कुल पड़ोस के ही शामिल है। और हमारे पड़ोस में बहुत सारे ऐसे जिनकी कोई पहचान नहीं है, लोग स्थापित हो चुके हैं, आके जम चुके हैं, जिनकी ना कोई आईडी है, ना कोई पहचान है, ना हम उनको जानते हैं। और हमें लगता है कि वो इसी तरह के जिहादी है, कट्टरपंथी हैं, जो हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है। उनकी जांच कराने के लिए विचार विमर्श होकर प्रशासन को ज्ञापन दिया गया है कि इनकी जांच की जाए 7 दिन के अंदर अंदर। और जो इनकी गलत आईडियां बनी हुई है या जिनकी आईडियां नहीं है, उनको इस क्षेत्र से पूरे से बाहर किया जाए। लोग इतने डर गए हैं, इतने नाराज हैं कि मानेसर में हुई पंचायत में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने लोगों से अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने को कह दिया। हमें असुरक्षित होने का भाव इसलिए आ रहा है कि हमारे गांव के अंदर किराएदार ये बहुत ज़्यादा हैं। हमारे जो ये कूड़ा कचरा उठाने वाले हैं या कबाड़ी है, ये सारे ये हैं। और नाइयों की दुकान सब इनकी है। और हमारे गांव के चारों तरफ ये डेरा डाले बैठे हैं झुग्गियों में। इनकी कट्टरता इतना भयानक रूप धारण कर चुकी है कि अगर इनको एक दिन आदेश आ गया कि अब तुमने कत्लो गारत मचानी है, तो कत्लो गारत मचाने के लिए ये तैयार हैं। और इनके हर झुग्गी में हथियार मिलेगा। हिंदू के घर में तक डंडा भी नहीं मिलता और इनके पास तो हर तरह का हथियार है। फिर इनकी विदेशों से फंडिंग हो रही है और वो लोग इनको प्रेरित कर रहे हैं कि तुम करो। एक छोटी सी बात पे अगर 56 मूर्ख इकट्ठे हो सकते हैं तो क्या हिंदू चेतना जागेगी नहीं? गुड़गांव में जो पंचायत हुई वो इस बात का संकेत है कि उदयपुर और अमरावती की घटनाओं ने हिंदू और मुसलमान के बीच एक दूसरे के प्रति शक और गहरा कर दिया है। ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि 2-4 सिरफिरों की हरकत से समाज में एक दूसरे के प्रति नफरत और डर पैदा हो रहा है। जिस मुल्क में लोग होली और ईद पर गले मिलते हों, उस देश में अगर लोग ये सोचने लगे कि जिसको वो गले लगा रहे हैं कल को उनका गला काट सकता है, तो सोचिए कौन किस पर भरोसा करेगा, कौन किसकी मदद करने के लिए आगे आएगा। इस साजिश को हम सबको मिलकर बेनकाब करना है, इसका इलाज करना है।
गुरुग्राम में हुई पंचायत में जो हुआ, ऐसी खबरें मुझे कई शहरों से मिली हैं। एक एग्जाम्पल आज मैंने आपको दिखाया है। कई शहरों में इस तरह की मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह से सब पर शक करना ठीक नहीं है। कुछ हैवानों ने, कुछ सिरफिरों ने इस तरह की हरकत करके इस्लाम को बदनाम किया है, पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम किया है, पैगंबर साहब की तालीम की तौहीन की है। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन हर मुसलमान को शक की नजर से देखना सही नहीं है। लेकिन यह सही है कि उदयपुर में कन्हैया की हत्या हुई, वहां कांग्रेस की सरकार है। जिस वक्त अमरावती में उमेश कोहली की हत्या हुई, उस वक्त महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी। और जैसे ही महाराष्ट्र में सरकार बदली, पुलिस का रवैया बदल गया। आज बहुमत साबित करने के बाद नए चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने कहा कि उमेश की हत्या करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, हत्यारों को जल्दी से जल्दी सजा मिलेगी। उनको सभी लोगों को अरेस्ट किया है और वो केस अभी एनआईए ने हाथ में लिया है। सरकार पूरी तरह से गंभीरता से सभी लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया है, ऐसी कोई भी घटना हमारे सरकार राज्य में ना हो। उम्मीद तो है कि उमेश कोहली के कातिलों को जल्दी से जल्दी और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इसके साथ साथ एकनाथ शिंदे की सरकार उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन लेगी जो मजहब के नाम पर लोगों को मारने की धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं। हालांकि नई सरकार है, इसलिए थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा। एकनाथ शिंदे की सरकार ने आज ही विधानसभा में बहुमत साबित किया। शिंदे सरकार के फेवर में 164 वोट पड़े। विश्वास मत जीतने के बाद एकनाथ शिंदे ने सबसे पहले महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने का ऐलान किया। इससे पहले विधानसभा में चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के लिए दी गई कुर्बानियों का जिक्र किया और इसके बाद उन्होंने कहा कि वो बाल ठाकरे के शिव सैनिक हैं, धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। शिंदे ने कहा कि कई महीनों से उनका अपमान किया जा रहा था। विधान परिषद के चुनाव के दौरान भी उनकी इंसल्ट की गई, तो उन्होंने उद्धव ठाकरे से अलग होने का फैसला किया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि जो लोग उन्हें धमकियां दे रहे थे, घर पर पत्थर फेंकने की बात कर रहे हैं, वो समझ लें कि एकनाथ शिंदे को धमकी देना मधुमक्खियों के छत्ते में पत्थर मारने जैसा है। ऐसा करने वालों का अंजाम बुरा होगा। दादा, हा एका दिवसाचा हा कार्यक्रम नाही आहे, एका दिवसाचा हा कार्यक्रम नाही आहे। यामध्ये सुनील प्रभूला पण माहित आहे कसं माझं खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न चालू केला होता, तुम्ही साक्षीदार आहात। त्यामुळे शेवटी हा शिवसैनिक आहे। मी ठरवलं जे काय होईल ते होऊ दे, लढून शहीद झालो तरी चालेल, पण आता माघार नाही। शिवसेना वाचवण्यासाठी शहीद झालो तरी चालेल, एकटा शहीद होईल, बाकी सगळे वाचतील। मी माझ्या आमदारांना सांगितलं होतं, तुम्ही कधीही चिंता करू नका। पुतळे जाळायला लावायचे, घरावर दगडफेक करायचे, आदेश द्यायचे। अरे एकनाथ शिंदेच्या घरावर दगड मारण्याची हिंमत अजून कोणाला पैदा झालेला नाही। जितेंद्र आव्हाड यांना माहित आहे माझ्यावर प्रेम करणारी माणसं किती आहेत। असे जसे मधमाशाचं मोळ उठतं, तसे मधमाशाचं मोळ उठून जे माझ्यावर हात चालवेल त्याला डसून संपून टाकणारे लोक। इंटरेस्टिंग बात यह रही कि फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले एक और विधायक ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया। कल स्पीकर के चुनाव में उद्धव ठाकरे का साथ देने वाले एमएलए संतोष बांगर ने आज एकनाथ शिंदे का साथ दिया, उनके विश्वास मत के फेवर में वोट दिया। ये वही संतोष बांगर हैं जो कुछ दिन पहले तक पार्टी में बगावत पर रो रहे थे, उद्धव ठाकरे से अपनी वफादारी की कस्में खा रहे थे। एकनाथ शिंदे के सामने अजीत पवार बैठे थे। शिंदे अजीत पवार को संबोधित करके कह रहे थे कि दादा, ये एक दिन की बात नहीं थी, ये कई महीनों की तकलीफ है। सुनील प्रभु इसके गवाह हैं। शिंदे कह रहे थे उनको धीरे धीरे खत्म करने का प्रयास हो रहा था। एकनाथ शिंदे ये भी कह रहे थे वो भी एक शिव सैनिक हैं, लड़ेंगे, शहीद हो जाएंगे। शिंदे कह रहे थे झुकेंगे नहीं, शिवसेना को बचाने के लिए अगर कोई एक शहीद हो भी जाएगा तो कम से कम बाकी तो बच जाएंगे।
शिंदे कह रहे थे कि उन्होंने अपने साथी विधायकों से कहा था कि तुमको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके पुतले जलाए जा रहे थे। लेकिन याद रखो, एकनाथ शिंदे के घर पर पत्थर फेंकने वाला भी पैदा नहीं हुआ। जितेंद्र आव्हाड को पता है, मुझे खत्म करने की कोशिश की तो जैसे मधुमक्खी का छत्ता टूटता है, ऐसे ही मेरे कार्यकर्ता टूट पड़ेंगे और पत्थर फेंकने वाले के हाथों को डरा देंगे। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने माइक संभाला। फडणवीस ने कहा कि अब उद्धव सरकार बनी थी, तभी उन्होंने कह दिया था वो सत्ता में लौटेंगे। तब उनका मजाक उड़ाया गया था, लेकिन वो न सिर्फ सत्ता में लौटे बल्कि अपने साथ शिवसेना के एकनाथ शिंदे और 40 विधायकों को भी ले आए। जेव्हा महाविकास आघाडीचं सरकार आलं त्यावेळेस मी सांगत होतो की हे सरकार अनैसर्गिक आहे, हे सरकार टिकणार नाही। माझी खूप टिंगलटवाळी झाली। मी एक कविता म्हटली होती, मी पुन्हा येईन। त्याच्यावर माझी खूप टिंगलटवाळी अनेकांनी केली, पण मी आलो आणि यांनाही घेऊन आलो, एकटा नाही आलो, यांना सोबत घेऊन आलो। आणि अध्यक्ष महोदय, ज्यांनी टिंगलटवाळी केली, ज्यांनी अपमान केला, त्यांचा मी बदला घेणार आहे। आणि माझा बदला एवढाच आहे की मी त्यांना माफ केलं। राजकारणामध्ये अशा गोष्टी मनावर घ्यायच्या नसतात। हर एक का मौका आता है। आपण सगळे राजकीय विरोधक आहोत, आपण शत्रू नाही आहोत। मगाशी आता काही लोक इकडच्या लोकांवर ईडी ओरडत होते, हे खरंच आहे। ही मंडळी ईडीमुळेच आली आहे, फक्त ती ईडी म्हणजे एकनाथ आणि देवेंद्र आहे। विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के बाद जिस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विधानसभा में भाषण दे रहे थे, उस समय उद्धव ठाकरे पार्टी के जिला प्रमुखों के साथ एक मीटिंग कर रहे थे। लेकिन शिवसेना भवन में उद्धव ठाकरे की मीटिंग में गिने चुने लोग ही पहुंचे। इस मीटिंग में बचे खुचे जिला प्रमुखों के सामने उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर इमोशनल स्पीच दी। कहा जिनको संघर्ष करना है, जमीनी लड़ाई लड़नी है, वही उनके साथ रहें। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि बीजेपी शिवसेना को खत्म करने की साजिश रच रही है। लोकतंत्र संविधान के धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, अब इस पर कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। उद्धव ने कहा कि शिवसेना हर साजिश का सामना करेगी, लेकिन हार नहीं मानेगी। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा अभी अग्निपथ चालू है, तो ये तो अभी अग्निपथ अपना शुरू है, वो तो टेम्पररी बताया 4 बरस का, हमारा तो पूरे जिंदगी का है। तो सब लोग डट के खड़ा रहने हैं। तो आप विश्वास नहीं करेगी, सभी लोगों ने जोरदार नारा लगा के कहा उद्धव साहब ठाकरे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये शिवसेना शिव सैनिकों की है, ये ध्यान में रखना। दूसरी बात जो आई वो आई, आज जो लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई आप जानते हो संवैधानिक लड़ाई चालू है, कानूनन लड़ाई शुरू है। और जिस ढंग से कल नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय ने जिस तरह से रात के 11 साढ़े 11 बजे एक चिट्ठी लेकर भेज दी और कहा कि हमारे जो आदरणीय पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब ने शिवसेना के अपने पार्लियामेंट्री पार्टी के गठनेता चुने थे और जो हमारे विप थे, वो दोनों को जो उन्होंने निर्वाचित किया था और आदरणीय उपाध्यक्ष जी ने उसे मान्यता दी थी, वो रद्द करके हमने दोबारा एकनाथ शिंदे जी को शिवसेना पार्टी का गठनेता किया है। जिस पत्र का ये जिक्र कर रहे हैं अक्टूबर 2019 का, उस पत्र में ही सुनील प्रभु हमारे विप थे, तो आपके लिए वो पत्र है और नीचे विप के लिए वो पत्र नहीं है। विप तो आप भरत गोगावले को नियुक्त कर रहे, तो कौन सा ऐसा अधिकार आपके पास है? एक खबर आज सुबह पटना से आई है। लालू प्रसाद यादव इस वक्त पटना के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हैं। लालू को आईसीयू में रखा गया है। लालू अपने घर में सीढ़ी से फिसलकर गिर गए थे, जिसके कारण उनके कंधे में फ्रैक्चर हो गया था। पहले वो घर पर रहे, लेकिन जब तबीयत बिगड़ी तो उन्हें एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। हो सकता है कल उन्हें दिल्ली लाया जाए। लालू यादव लंबे वक्त से बीमार हैं
उन्हें कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए विदेश जाना चाहते थे। पिछले महीने उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट से किडनी ट्रांसप्लांट के विदेश जाने की परमिशन ली थी। आइए दुआ करें कि लालू यादव जल्दी ठीक हो जाएं, आईसीयू से बाहर आएं और बेहतर हो जाएं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।